हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर। सो PT 365 जो है इकोनॉमी की, वो यहाँ पे लास्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर यूनिट नंबर 12 बची हुई थी सिर्फ, जिसका नेम है बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह पूछने हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही जल्दी मैं बहुत सारे UPSC के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, सो अपडेटेड रहिए एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे भी आएंगी। सो यहाँ पे चालू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है MCA, उसने उसकी मंथली न्यूज़लेटर में हाईलाइट किया वेरियस जो इनसाइट्स थे CSR को लेके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। CSR कहाँ पे एप्लीकेबल है वो देखने से पहले थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अबाउट CSR एक्ट ऑफ 2013, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर CSR थ्रू, कैसे सेक्शन 135 जो है कंपनीज एक्ट का, ये इन्यूमरेट करता है वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग CSR। देन शेड्यूल 7 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो इंडिकेट करता है जो भी एक्टिविटीज़ लेनी चाहिए बाय द कंपनीज अंडर CSR। कंपनीज को लगभग मिनिमम 2% जो है एवरेज नेट प्रॉफिट का, उसके प्रोसीडिंग 3 ईयर्स के, ओके, वो CSR एक्टिविटी होगी, वो अमाउंट होगी ऑन CSR एक्टिविटीज़। ओके, CSR मैंडेटेड कंपनीज जो होंगी, उन्हें फाइल करनी होंगी डिटेल्स जो है CSR की, कहाँ पे, MCA 21 रजिस्ट्री में, वो भी एनुअली। ओके, ये आप याद रखो, एनुअली फाइल होगी, सभी को पता है, बट थोड़ा ध्यान रखो। नॉन कंप्लायंस अगर हुआ CSR का प्रोविजन का, हैव बीन नोटिफाइड एज सिविल रॉन्ग, तो एक सिविल रॉन्ग होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जनवरी 2021। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉलोइंग फंड्स, ये जो फंड्स कुछ दिए हुए हैं, अगर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी ये CSR एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, जैसे कि स्वच्छ भारत कोष हो गया, क्लीन गंगा फंड हो गया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, दैट इज PM केयर्स फंड। इसमें अगर दिया तो ये CSR एक्सपेंडिचर ही होगा। देन CSR कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट वर्थ जिनकी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर जिनका 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। नेट वर्थ, नेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ये सब देखने की इतनी नीड नहीं है, बट ऊपर ऊपर से अगर चाहो तो देख सकते होगे। देन ट्रेंड्स क्या है CSR स्पेंडिंग में, 150% इंक्रीज देखने को मिला है CSR स्पेंडिंग में 2014-15 से। 26,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट हुए हैं बाय मोर देन 18,000 कंपनीज। ओके, देन 29.5% एंड 24.5% जो है टोटल स्पेंडिंग हुई है हेल्थ एंड एजुकेशन में रेस्पेक्टिवली। देन डबल हुआ है स्पेंडिंग इन द इन्वायरमेंटल सेक्टर, क्योंकि इंडिया के ग्लोबल क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स ही वैसे हैं। ओके, देन इंक्रीज स्पेंडिंग देखने को मिली है सैनिटेशन पे थ्रू क्लीन गंगा फंड, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्लम एरिया डेवलपमेंट, जिसको नहीं कहीं डालना है इसी में डाल देता है इजिली। ओके, लेस देन 0.1% स्पेंडिंग देखने को मिली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021। ये क्या बोलते हैं, जो इम्पैक्ट असेसमेंट होगा वो करेगी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर कंपनीज जो कि 10 करोड़ या उससे ज़्यादा 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में अर्न कर रही है। ओके, स्पेंड कर रही है, सॉरी, अंडर CSR। मैंडेटरी ट्रांसफर होगा अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट का, ये रिक्वायर्ड है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होंगे उन्हें 5% एक्सीड नहीं करना है टोटल CSR एक्सपेंडिचर का कंपनी के फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट सेल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कमेंस्ड। ओके, देन यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट CSR पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स जो आए 2022 में, वो दिए हुए हैं। रूल्स आप याद रखो, मैंने पहले भी बताया था कि रूल्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, बिल्स जो होता है उस वो एक्ट बन जाता है, वो लेजिस्लेचर का होता है। ओके, CSR कमेटी इस्टेब्लिशमेंट फॉर अनस्पेंड CSR अमाउंट, अगेन अनस्पेंड CSR अमाउंट के लिए यहाँ पे CSR कमेटी बना दी। देन कॉस्ट जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की, वो बताया कि उसे CSR स्पेंडिंग में कंसीडर कर लेंगे एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2% ऑफ all CSR expenditures, okay, for the applicable year or ₹50 lakh, whichever is higher, जो भी हायर होगा 50 लाख या 2% ऑफ ऑल CSR एक्सपेंडिचर। देन यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया है ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ पे क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 की बात की गई है, ये मैंडेट करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड एंड मीटिंग्स, ओके, ऑडिट कमिटीज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, ये रिलेटेड है वही CSR से, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट बाकी के इंपॉर्टेंट है। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मॉनिटर एंड रेगुलेट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है लिस्टेड कंपनीज की। देन इंस्टीट्यूट जो है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, ये गाइडलाइंस इश्यू करता है एंड स्टैंडर्ड्स
देयर बाई डायरेक्ट करता है जो पाथवे ऑफ डिस्क्लोजिंग फाइनेंशियल डेटा। देन ICSI क्या करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये इश्यू करता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स। ओके, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है, ये रेगुलेट करता है फंक्शनिंग को प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सो फर्स्ट टॉपिक एंड होता है इसी के साथ ही। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, दैट इज IFSC। सो ये न्यूज़ में क्या होता है, आपने काफ़ी सुना होगा GIFT गिफ्ट सिटी जो बनी है, गिफ्ट IFSC के बारे में न्यूज़ में भी आया था, उसी से रिलेटेड है। ओके, सो रिसेंटली क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने बोला कि इंडियन कंपनीज अब लिस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, दैट इज IFSC पे। और न्यूज़ में क्या था, प्रेजेंटली अगर बात करें तो इंडियन कंपनीज डायरेक्टली नहीं लिस्ट कर पाती थी सिक्योरिटीज़ उनकी अब्रॉड विदाउट गेटिंग देमसेल्व्स लिस्टेड इन डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज, जब तक वो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना कर लें। ओके, इन 2020 सेंटर ने अमेंड किया कंपनीज एक्ट को एंड अलाउ किया डायरेक्ट लिस्टिंग जो थी इंडियन कंपनीज की ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, देन करंटली अगर देखें तो इंडियन कंपनीज जो हैं वो रेज कर सकती हैं मनी अब्रॉड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है बाय डोमेस्टिक कंपनीज मनी रेज करने के लिए आउटसाइड द कंट्री, इंडिया से बाहर अगर इंडियन कंपनी हो। ओके, दीज शेयर्स जो होते हैं हेल्ड किए जाते हैं फॉरेन बैंक के द्वारा एंड वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट कंपनी को दे देती है इन रिटर्न फॉर शेयर्स। बोथ GDR एंड ADR जो है ये यूज़ किए जाते हैं फंड रेज करने के लिए फ्रॉम फॉरेन मार्केट। ADR जो है मेनली US स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है एंड GDR जो है वो ट्रेड होते हैं यूरोपियन एक्सचेंजेस पे मेनली। ओके, देन IFSC के बारे में बात करते हैं, ये केटर करता है कस्टमर को आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ जो डोमेस्टिक इकॉनमी है। सच सेंटर्स डील विद फ्लो ऑफ फाइनेंस, ये सेंटर्स डील करते हैं फाइनेंस के साथ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ एंड सर्विसेज के साथ अक्रॉस बॉर्डर। ये प्रोवाइड कर सकता है सेवरल सर्विसेज इंक्लूडिंग जैसे कि फंड रेजिंग हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एक्सेट्रा। इस्टेब्लिशमेंट IFSC का कब हुआ था, IFSC ये इस्टेब्लिश हुआ था 2020 में अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। ये हेडक्वार्टर्ड है एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर इन गुजरात। देन रोल क्या है IFSCA का, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के लिए। किसके डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए इन द IFSC इन इंडिया। प्रेजेंटली देखें तो गिफ्ट IFSC जो है ये मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इंडिया का। ओके, सो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो सेंटर है उसने नोटिफाई किया सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट CAA 2023, जिसने अमेंड किया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को। ओके, देन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की बात करें तो ये रिप्लेस करता था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट 1969 का जो था। ये प्रोवाइड करता था इस्टेब्लिशमेंट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये किसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ओके, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट फॉरबिड करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट अब्यूज जो होता है डोमिनेंट पोजीशंस का एंड कॉम्बिनेशंस का, इंक्लूडिंग एक्विजिशन हो गया, टेक ओवर्स ऑफ कंट्रोल हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गए, दैट हैव और लाइकली टू हैव अ मैटेरियली निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। देन अमेंडेड डेफिनेशंस कुछ है यहाँ पे एक्ट में, कौन सी डेफिनेशन अमेंड हुई है देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, जो CAA है वो एक्सपैंड करता है डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, मर्जर एक्विजिशन और एमलगमेशन ऑफ इंटरप्राइज कर दिया है टू इंक्लूड ट्रांजैक्शंस विद अ वैल्यू ऑफ ₹2,000 करोड़, इतना कर दिया। ओके, देन रिडक्शन हुआ इन द टाइम लिमिट जो होती है फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये क्या कर दिया 210 से 150 डेज कर दिया। अब CCI जो है रिक्वायर्ड है कि एक फॉर्म करेगा प्राइमा फेसाई ओपिनियन किसी भी कॉम्बिनेशन पे 30 दिनों के अंदर। ओके, अदरवाइज ये बोल देंगे कि जो कॉम्बिनेशन है वो अप्रूव हो गया। ओके, देन एक्सपेंशन हुआ है पे स्कोप ऑफ कार्टर्स जो है इंक्लूड करेंगे हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स को। कंपनीज जो कि इंगेज नहीं है आइडेंटिकल या सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में, वो भी लाइबल हेल्ड की जा सकती हैं फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, दैट इज कार्टेलाइजेशन। वेरेवर जहाँ पे भी ये कंपनीज पार्टिसिपेट या इंटेंट टू पार्टिसिपेट करेंगी इन फैसिलिटेटिंग सच एन एग्रीमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कंपटीशन कमीशन याद रखना कि कंपटीशन एक्ट के अंदर बना था। ओके, देन ग्रीवांस रिड्रेसल एंड पेनल्टी प्रोविजंस की बात करें तो लिमिटेशन पीरियड है फॉर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन। अगर कंप्लेन हुई है अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट, वो फाइल की जाएगी बिफोर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया
3 साल के अंदर ही फाइन करना है आपको फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। द CCI जो है वो एम्पावर है कि वो माफ़ कर दे अगर डिले अपने किया है। ओके, देन यहाँ पे पेनल्टी इंक्रीज की गई है अगर फॉल्स स्टेटमेंट या फिर ओमिशन किया गया है किसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन का, तो 1 से 5 करोड़ की फ़ाइन है। देन पेनल्टी है बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर, जो पेनल्टी होगी वो इम्पोज की जाएगी बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर जो भी डिराइव किया गया है फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय सच पर्सन और एन एंटरप्राइज। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करें तो CAA इंट्रोड्यूस करता है एक प्रोविजन जो कि अलाउ करता है कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस विच डज नॉट एंटेल इम्प्रिजनमेंट। ओके, कंपाउंडिंग ऑफेंस इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल जो है विद हुम द क्राइम हैज परपेट्रेटेड, जिसके साथ हुआ उसने एक्वायर किया है कुछ कंपेंसेशन फ्रॉम द अक्यूज्ड। ओके, मतलब कुछ पैसे वैसे ले लिए, छोड़ उसे जाने दो। ओके, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस जो है कुछ सर्टेन ऑफेंसेस से कुछ जिनका डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, सच एज फेलियर टू कम्प्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ CCI एंड डायरेक्शंस जो डायरेक्टर जनरल के होते थे कंसर्निंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड सो ऑन। लेनियंसी प्रोविजंस की बात करें तो वेयर अ पार्टी इम्प्लिकेटेड इन अ कार्टेल इन्वेस्टिगेशन मेक्स अ ट्रू एंड वाइटल डिस्क्लोजर, जहाँ पे ट्रू एंड वाइटल डिस्क्लोजर जहाँ पे किया है ऑफ एन अलिस्ड वायलेशन और अनदर अनडिस्क्लोज्ड कार्टेल, CCI वहाँ पे एम्पायर है कि वो ग्रांट करेगा एक एडिशनल लेसर पेनल्टी फॉर द कार्टेल जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुका था। ओके, देन अदर प्रोविजंस अगर CAA की बात करें जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पे अंडर CAA जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंटरप्राइजेज ऑन ग्राउंड्स ऑफ एंटरिंग इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ओके, CCI को मतलब ज़्यादा पावर दे के रखी है। ओके, अपॉइंटमेंट अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो CAA के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर जनरल होगा वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विद प्रायर अप्रूवल उसका होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, एज अगेंस्ट दैट वाइल पहले क्या होता था, पावर थी सीधा क्या सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अब CCI को भी दे दिया गया। ओके, बोल रहा हूँ CCI को ज़्यादा पावर दी गई है। देन यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी जेनेसिस क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह क्रिएट हुआ था कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर। मैंडेट क्या है, ये एलिमिनेट करना चाहता है प्रैक्टिसेस जो है जो एडवर्स इफेक्ट लाती हैं कंपटीशन पे, प्रमोट एंड सस्टेन करना चाहता है कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना चाहता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को, इंश्योर करना चाहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन है एंड एटलीस्ट 2 to 6 अदर मेंबर्स हैं जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टर्म ऑफ ऑफिस हो गया चेयरपर्सन एंड मेंबर्स का वो 5 years या फिर 65 एज तक, जो भी जल्दी हो जाए। ओके, एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। देन पावर्स जो कमीशन है वो इंक्वायर कर सकता है सर्टेन एग्रीमेंट्स में, कॉम्बिनेशंस में, डोमिनेंट पोजीशंस ऑफ एंटरप्राइज में एंड सो ऑन। ये रेगुलेट करता है इसके ओन प्रोसीजर को एंड अमेंड भी कर सकता है इसके ऑर्डर को अगर कोई मिस्टेक हो गई है। ओके, देन फेलियर टू फॉलो कमीशन ऑर्डर्स और डायरेक्शंस कैन रिजल्ट इन फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ओके, ऊपर हमने देखा था कि डीक्रिमिनलाइजेशन किया है बट फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट तो लगाएंगे ही। देन इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की बात करें तो CCI जो है वो मेंबर बना है स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ ICN फॉर द फर्स्ट टाइम। CCI जो है एक मेंबरशिप है, इसे मेंबरशिप मिली है 2 साल के लिए। जो ICN है एक स्पेशलाइज्ड येट इनफॉर्मल नेटवर्क ही है जिसमें 140 कंपटीशन अथॉरिटीज आती हैं। ICN मिशन जो है इसका मिशन है एडवोकेट करना एडॉप्शन को ऑफ सुपीरियर स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कंपटीशन पॉलिसी के लिए अराउंड द वर्ल्ड। ये गाइडेड है बाय इट्स अपेक्स बॉडी जिसका नेम है स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ 18 मेंबर्स। देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 है वो रिसीव किया प्रेसिडेंट के असेंट। ओके, एंड असेंट रिसीव करके वो एक्ट बन जाता है कोई भी। द एक्ट एम्स टू गिव अ बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। की हाईलाइट्स की बात करें अगर इस एक्ट के तो ये डीक्रिमिनलाइज करता है 183 प्रोविजंस को अक्रॉस 42 लॉज जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं बाई 19 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। देन ये सेवरल फाइन्स जो है उन्हें पेनल्टीज में कन्वर्ट करता है, इम्प्लाई करता है कि जुडिशियल प्रोसिक्यूशन हर जगह नेसेसरी नहीं है पनिशमेंट देने के लिए। रिमूव करता है सारे ऑफेंसेस पेनल्टीज को जो भी थे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में। पीरियोडिक रिवीजन की बात की गई है, 10% इंक्रीज होगा मिनिमम अमाउंट में, जो 10% इंक्रीज होगा मिनिमम अमाउंट में एवरी 3 years। ओके, देन फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर एवरी ऑफेंसेस इन स्पेसिफाइड एक्ट्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चेंजेस जो है ग्रीवांस रिड्रेस एंड अपैलेट मैकेनिज्म में एंड अपॉइंटमेंट हुआ है एक या एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स का कि डिटरमाइन करे क्या पेनल्टीज होंगी अंडर एक्ट्स सच एज सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक
दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ये न्यूज़ में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टर कर दिया अप्रोच जो है रिजॉल्व करने की ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स को इंडिया में। और न्यूज़ में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्लियर कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग थी उसे साइड रख दिया एंड बोला कि ट्रांसफर प्राइसिंग मैटर्स जो है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस है बाय द इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड कैन नॉट बी, ये तो जुरिस्डिक्शन था हाई कोर्ट का, इसे सेट असाइड कर दिया। ओके, कि कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, अब चेंज कर दिया इसे। इन इंडिया अगर बात करें तो ट्रांसफर प्राइसिंग एंड आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल प्रोविजन जो है ये कंटेन होते हैं चैप्टर 10 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, एंड आर्म्स लेंथ प्राइस इज डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। जो अपेक्स कोर्ट है उसने अब बोला है कि एएलपी डिटरमाइन किया जाएगा आउटसाइड द परव्यू ऑफ रेलिवेंट, दैट एनी एलपी, जो भी एलपी है जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ रेलिवेंट ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस उसे डिटरमाइन किया गया है इन द इनकम टैक्स एक्ट, वो कंसीडर किया जाएगा कि अनजस्ट है, परवर्स है, एंड इन सच केसेस डिसीजन जो होगा ट्राइब्यूनल का वो फाइनल नहीं होगा। ओके, इन सच केसेस क्या होगा कि इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज जो होंगी एज वेल एज टैक्स पेयर्स होंगे वो अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को आफ्टर डिसीजन बाय द आईटैट। आईटैट क्या यहाँ पे दिया है, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। देन एससी रूलिंग जो है उसने रिस्टोर कर दिया है ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज को टू द सेम पेडेस्टल जैसे कि अदर टैक्स इश्यूज हैं इंडिया में। आईटैट की बात करें, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल की, तो एक क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, सेटअप हुआ था 1941 में। देन इट एक स्पेशलाइज्ड है डीलिंग विद अपील्स अंडर डायरेक्ट टैक्स एक्ट्स। देन ऑर्डर्स जो पास करता है आईटैट वो फाइनल होते हैं एंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ओनली इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वहाँ पे अराइज हो रहा है डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, स्टार्ट किया था इसने 3 बेंचेस के साथ दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में। देन नंबर ऑफ बेंचेस प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुई एंड प्रेजेंटली 63 बेंचेस हैं 27 डिफरेंट स्टेशंस पे। ओके, देन ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ट्रांसफर प्राइसिंग एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे अलाउ किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन डिवीजन, सब्सिडियरीज या एफिलिएट्स दैट आर पार्ट ऑफ लार्जर इंटरप्राइज। अभी दिखाता हूँ होता क्या है यहाँ पे। यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि ट्रांसफर कर देती हैं प्राइस टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। किसको दे देती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स को अपने। ओके, जिससे कि पेरेंट कंपनी का ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो उसके। ये किया जाता है बाई चार्जिंग अ हाइयर प्राइस टू सब्सिडियरीज इन हाई टैक्स कंट्रीज। अगर हाई टैक्स कंट्रीज है तो हाइयर प्राइस सब्सिडियरी को चार्ज करेंगे एंड इससे दिखा देंगे प्रॉफिट हमारा बहुत कम हो रहा है। ओके, एंड लोअर प्राइस चार्ज करेंगे सेम जगह पे और इंक्रीज प्रॉफिट हो जाएगा, उनका फायदा हो जाएगा वहाँ पे फॉर सब्सिडीज इन लो टैक्स कंट्रीज। ओके, अगर लो टैक्स कंट्री है वो। देन यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि प्राइस जो है एक कंपनी का जो पे करती है टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड कंपनी एंटिटी वो सेम होना चाहिए एज इफ द टू एंटिटीज वर अनरिलेटेड। ओके, जैसे कि वो अनरिलेटेड थी, जैसे कि यहाँ पे किया वो एक दूसरे को रिलेट को एक स्पेशल डिस्टिंक्शन दे रहे थे वहाँ पे, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, देयर शुड बी नो प्राइस एडजस्टमेंट और स्पेशल कंडीशन फॉर द ट्रांजैक्शन सिंपली बिकॉज द पार्टीज आर रिलेटेड लीगल एंटिटीज। सिंपली बिकॉज पार्टीज जो थी रिलेटेड लीगल एंटिटीज थी उन्हें स्पेशल कंडीशन पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, दिखा दिया कि हमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, अदर किसी को बेचते तो नहीं बेचते वैसे, राइट, तो अपना प्रॉफिट लेके ही बेचते। सो ये गलत चीज़ें हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव अवॉइड करना जो इल्यूजन होता है टैक्स बेस का, फिर ट्रांसफर करना प्रॉफिट का टू लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शंस। ओके, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन की बात करें तो जैसे कि ABC इनकॉर्पोरेशन है यूएसए में, इफ द प्राइस एग्रीड बिटवीन देम इज अ फेयर वैल्यू देन इट इज आर्म लेंथ। अगर एक फेयर वैल्यू पे प्राइस इनके बीच में डिस्कस हुआ है, एग्री हुआ है, तो वो सही है, ये एक आर्म्स लेंथ पे है। ये ABC इनकॉर्पोरेशन है नीदरलैंड्स में। ओके, देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2023। ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि इंडिया ने मेंटेन किया 40th रैंक। कहाँ पे, इन रिसेंटली जो रिलीज हुई GII दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की। कौन रिलीज करता है, विपो करता है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, GII की बात करें तो एक रिलायबल टूल है गवर्नमेंट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे कि वो असेस कर सके कि इनोवेशन लेड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में हो रहे हैं नहीं। ओके, उनको असेस करना। ये को पब्लिश की जाती है बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल एंड विपो। ओके, तीनों मिलके करते हैं। की फाइंडिंग्स की बात करें तो फॉर द 13th कंसेक्यूटिव ईयर, ओके, स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक रखा है अपनी GII में। देन स्टेटस ऑफ इनोवेशन इन इंडिया की बात करें तो इंडिया लीड करता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को एंड स्टेबल भी। ओके, इंडिया कॉन्टिन्यूज एज अ रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया एक रिकॉर्ड होल्डर की तरह कॉन्टिन्यू है बाय बीइंग एन इनोवेशन ओवर परफॉर्मर रहा है इंडिया। ओके, 13 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए 13। देन असेंट ऑफ इंडिया अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन आउटपुट तो यहाँ पे रैंक 4 है 2022 में।
जो कि ओवरटेक करता है यूके को, 5th रैंक है उसकी, एंड जर्मनी से नीचे है 3rd। इंडिया के पास 4 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स है अमंग टॉप 100 क्लस्टर्स, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। ओके, देन यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि कैसे मेजर करें इनोवेशन कितनी है। इनपुट पिलर्स की बात करें तो इनपुट क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, बिजनेस सोफिस्टिकेशन होना चाहिए। आउटपुट पिलर्स की बात करें, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स होने चाहिए, क्रिएटिव आउटपुट्स होने चाहिए। देन विपो के बारे में बात की गई, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जेनेसिस की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएन की स्टैब्लिश हुई थी 1967 में। ऑब्जेक्टिव है कि ये डेवलप करे एक बैलेंस्ड एंड एक्सेसिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। देन मेंबरशिप इसके पास 193 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसमें है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक जनरल असेंबली होती है एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। मेजर ट्रीटीज की बात करें तो इंडिया सभी का पार्ट है, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, देन बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स 1928, then patent corporation treaty that is 1998. So let's go to our next topic, that is startups in India. Why in न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है इसके बारे में आप हमेशा पढ़ लेना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। ओके, ऑन कॉमर्स जो थी उसने रिसेंटली एक रिलीज की रिपोर्ट जिसका नेम था इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स टू बेनिफिट इंडिया। की पॉइंटर्स क्या है रिपोर्ट के, एक्सेस टू फंडिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्टअप्स में वो साइक्लिकल इन नेचर होता है, वो विटनेस करते हैं मार्केट करेक्शंस को बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है। सिंगल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है सभी के लिए, 42 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड बॉडीज हैं जो ओवरसी कर रही है इम्प्लीमेंटेशन को वेरियस स्कीम्स के एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू स्टार्टअप्स के लिए। ओके, देन रेगुलेटरी सपोर्ट की बात करें तो जो कमेटी है उसने नोट किया है दैट ईजिंग, अगर ईज कर देंगे रेगुलेटरी या लीगल फ्रेमवर्क को टू फैसिलिटेट डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग अनलिस्टेड इंडियन स्टार्टअप्स का, तो बूस्ट दे सकता है इकोसिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को। ओके, स्टार्टअप्स कौन से हैं इंडिया में, इसका डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। ये कोई भी कंपनी या एंटिटी होती है जो कि रेफर की जाती है एज ए स्टार्टअप, अगर वो फुलफिल करती है कुछ क्राइटेरिया हैं या पैरामीटर्स हैं गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो कि आता है अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। कंपनी की एज 10 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए जब वो बनी है। ओके, देन कंपनी का टाइप देखें तो एक या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। ओके, देन एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। ओके, किसी भी ईयर में 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई पुरानी एंटिटी उसे तोड़ के बनाया है। इनोवेशन एंड स्केलेबल, ये वर्क करनी चाहिए टुवर्ड्स डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोसेस या फिर सर्विस, एंड और हैव स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए मॉडल विद हाई पोटेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, देन DPIIT ने अगर रिकॉग्निशन किया तो वो ग्रांट करता है टैक्स एग्जम्पशंस 3 ईयर्स के लिए स्टार्टअप्स को। रेगुलेशन अगर देखें स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंडिया में तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है MCA वो डिफाइन करता है स्टार्टअप को थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड फ्यू ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस रिलैक्सेशन देता है स्टार्टअप कंपनी को। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो नोटिफाई करता है रूल्स फॉर लिस्टिंग स्टार्टअप्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये क्रिएट करता है डेडिकेटेड हेल्पलाइन किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में, जैसे कि ऑफर कर के गाइडेंस या फिर असिस्टेंस जो भी चाहिए फॉर अंडरटेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। ओके, RBI कब आएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के मामले में विद इन द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देन इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, फोकस नहीं है ज़्यादा एग्रीकल्चर पे। अगर आउट ऑफ टोटल रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स की बात करें तो ओनली 5.18% ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस देते हैं और रिकॉग्नाइज कौन करता है, DPIIT। ओके, देन लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सिर्फ 11% पेटेंट एप्लीकेशन जो फाइल की गई स्टार्टअप्स के द्वारा उन्हें ही पेटेंट ग्रांट हुआ। ओके, बाकी को नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया। फ्लिपिंग करते हैं लोग, रजिस्टरिंग इन अ फॉरेन कंट्री, रजिस्टर कर लेते हैं फॉरेन कंट्री में। इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 का था उसने हाईलाइट किया कि जो यहाँ पे एक फ्लिपिंग ट्रेंड पाया जा रहा है ड्यू टू मोर एक्सेस टू ओवरसीज। अगर जाएंगे फॉरेन में तो ज़्यादा डेट मिल जाता है उन्हें, कर्जा वर्जा मिल जाता है, एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ एंजल टैक्स, बेटर IP प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अब उन्हें बाहर भी जाके रुपए लाने दो बट इंडिया में ही काम करें। ओके, सो ये टॉपिक भी एंड होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसने इन्फॉर्म किया कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
नॉड है जो है वो मस्ट है एडिशनल 115 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट के लिए फ्रॉम 2024। इंपॉर्टेंट भी है ओके, क्योंकि यहाँ पे गलत होता है कि खुद से ही वो सर्टिफाई कर देते हैं, वो थोड़ा सा सही नहीं है। मोर ऑन न्यूज़, सीलिंग फैंस स्टेनलेस स्टील कुकवेयर है, रॉट एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स है, ब्लॉक बोर्ड्स हैं या फिर एल्यूमिनियम कैंस हैं फॉर बेवरेजेस, वो अंडर द मैंडेटरी क्वालिटी नॉर्म्स आएंगे नोटिफाइड बाय BIS ओके। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जेनेसिस कैसे हुआ, इसका जेनेसिस हुआ था अंडर नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश किया गया अंडर BIS एक्ट 1986, रिप्लेस करता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन जो ISI है, एंड लेटर रिस्ट्रक्चर किया गया बाई BIS एक्ट 2016। ये वर्क करता है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज MOCA FNPG PD। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सेटिस्फाई करता है नीड जो है क्वालिटी की कंज्यूमर्स को, देन अचीव करना चाहता है हारमोनियस डेवलपमेंट को एक्टिविटीज़ का एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, देन प्रोवाइड करता है थ्रस्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल होती है जहाँ पे 27 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है, मिनिस्टर होता है MOCA FNPD का, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देन वाइस प्रेसिडेंट भी होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसी सेम बॉडी का। देन फंक्शन क्या है इसके, ये स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है थ्रू अ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म एंड टेक्निकल कमिटीज, रिव्यू करता है कि स्टैंडर्ड्स क्या है हर 5 साल में ओके। देन हार्मोनाइज करता है इंडियन स्टैंडर्ड्स को एंड पब्लिश करता है उन्हें, सर्टिफिकेशन देता है प्रोडक्ट्स को फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को, एंड हॉलमार्किंग करता है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी की। देन मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें BIS की, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो अंडर कंपल्सरी सर्टिफिकेशन ISI आते हैं इंडिया में। अराउंड 560 प्रोडक्ट्स जो हैं जो फॉल करते हैं अंडर कंपल्सरी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, विच आर क्लब्ड अंडर मेजर हेड्स लाइक सीमेंट हो गया, एनी वैरायटी किसी भी वैरायटी की हो, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर एंड इट्स पार्ट्स हैं, डोमेस्टिक गैस स्टोव्स एंड प्रेशर कुकर्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज हैं एट्सेट्रा। याद नहीं करने हैं, बस पढ़ लेना है ओके, एक बार खुद से भी देख लेना। मेजर अचीवमेंट्स ऑफ BIS की बात करें तो BIS ने अवार्ड किया है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो है वो आप वॉलंटरी कर दो, खुद से ही प्रोडक्ट सर्टिफाई कर दो टू मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। देन BIS ने डेवलप किया है एक ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल जो मानक ऑनलाइन है फॉरेन लाइसेंसीज के लिए, थ्रू विच द कन्फर्मिटी टू इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो इजीली चेक की जा सकती है। जब तक ये अच्छे से चेक नहीं किया था तब तक दिक्कत की बात है ओके। इट अनवेल्ड स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान, इसने अनवेल किया है स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान SNAP, जिसे कि सर्व करेगा एज अ फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द कंट्री। सेल्फ मार्किंग राइट्स जो है BIS के, मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क के, ISI मार्क के, इज प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइडेड है मैन्युफैक्चरर्स को ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये थोड़ी ठीक बात है, एक्सेप्ट फॉर अ लिस्ट ऑफ 211 प्रोडक्ट्स। 211 प्रोडक्ट्स पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि खुद से सर्टिफाई कर दो ओके। देन यहाँ पे डिफरेंट सर्टिफिकेशन मार्क्स की अगर बात करें इंडिया में, देन यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क दिया है, एंड यहाँ पे डिटेल। ये ISI मार्क कहाँ पे होता है, इसका नेम सर्टिफिकेशन क्या होता है, नेम ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क ISI मार्क होता है, ये आइकन है। ये डिटेल अगर देखें तो इश्यू किया जाता है बाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किचन अप्लायंसेज एट्सेट्रा। देन एग मार्क आपने सुना होगा, ये किस पे इश्यू किया जाता है, ये इसका आइकन हो गया, लोगो हो गया। इश्यू किया जाता है बाई डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड लिवस्टॉक प्रोडक्ट्स। एग से आप एग्रीकल्चर समझ ही जाओगे। BIS हॉलमार्क की बात करें तो ये आइकन हो गया। ये इश्यू किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा गोल्ड ज्वेलरी को ओके, फॉर गोल्ड ज्वेलरी नॉट सिल्वर। वूल मार्क की बात करें तो ये सिग्निफाई करता है कि वूल जो है वो 100% प्योर है, ये इसका हो गया आइकन। देन इको मार्क इश्यू किया जाता है BIS के द्वारा फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये इसका आइकन हो गया। देन FPO मार्क ये इशू करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FPO तो आप फूड सेफ्टी लिंक कर सकते हो फॉर फूड प्रोडक्ट्स ओके। इंडियन ऑर्गेनिक ये क्या है, ये एक नेम है सर्टिफिकेशन मार्क का ओके, इंडियन ऑर्गेनिक, ये इसका आइकन या लोगो जो भी बोल लो। इश्यू किया जाता है बाई एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर ऑर्गेनिकली फार्म जो फूड प्रोडक्ट है उसके लिए ओके। सो इसी के साथ ही इकोनॉमी के डॉक्यूमेंट जो था कंप्लीटली हमने खत्म कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट, एंड अगेन थैंक यू।